Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My both Janice Rafiullah and मोहम्मद अली। ये देखो, हम तीनों की फिजिक्स है और मैं पास पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अकेले क्यों करूं, हम तीनों को साथ करने चाहिए ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रदर। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ मेजरमेंट के पास पेपर्स। So let's just get started. Let's just get started. मेरी टंग स्लिप हो रही थी। जानी और अखिल करीम, यार देखो, आपको मेजरमेंट के लिए ना ये वाली टेबल आना लाजमी ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं याद तो आपको मेजरमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सही है। अब क्वेश्चन में हमारे पास है मिली, और मिली का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 10⁻³ तो इजीली यहाँ पर हमें टाइम बेस्ड सेटिंग उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। सही है। ये वाली, और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आता है, एफ इज़ इक्वल टू वन ओवर टी। देखो, एक बात याद रखना हमेशा वही है कि आपने डायरेक्ट ये वाली वैल्यू नहीं यूज़ करनी। वो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू इसलिए यूज़ नहीं करनी क्योंकि जब भी आप फॉर्मूला के अंदर कोई वैल्यू पुट करते हो तो आपने एसआई यूनिट यूज़ करना होता है, और एसआई यूनिट मिली नहीं होता, एसआई यूनिट सेकंड होता है। तो टाइम बेस्ड सेटिंग को नॉर्मल उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको एम की बजाय उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना पड़ेगा, जो कि आपको टेबल से याद है, वो है 10⁻³ और बाकी सेकंड्स। ये हो गया। फिर ऐसे टाइम पे सेटिंग होती क्या है? टाइम पे सेटिंग सी आर ओ ये होता है ना, या सी आर ओ के अंदर एक बॉक्स, ये एक बॉक्स जितना टाइम रिप्रेजेंट करता है ना, उस एक बॉक्स के टाइम रिप्रेजेंटेशन को हम टाइम पे सेटिंग बोलते हैं। सही हो गया। अब यानी टाइम पे सेटिंग का मतलब ये, वन बॉक्स इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सही है। ये वन बॉक्स है। और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको वेव की फ्रीक्वेंसी ही तो निकालनी है। एक सेकंड रुको। ये देखो, जो टी होता है ना, वो होता है कि एक वेव को एक पॉइंट में से पास होने में तकरीबन कितना टाइम लगता है। सही है। अब एक वेव नॉर्मली या तो वो अपने क्रेस्ट से शुरू होकर ट्रफ पर ख़त्म होगी, या फिर वो अपने ट्रफ से शुरू होकर क्रेस्ट पर ख़त्म होगी। सही हो गया। और यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये ऐसे यहाँ पर एक लाइन है। अ, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो तो सही होगा। अब मेरी बात सुनो यार, देखो, आपको ना सीआरओ में से एक वेव को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सही है। यानी इन दोनों वेव्स में से किसी एक वेव को आप एक्सट्रैक्ट कर लो और चेक कर लो कि उसके नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, क्योंकि आपको पता है एक बॉक्स कितना टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसी एक टाइम को जब हम चार बॉक्सेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पीरियड आ जाएगा। सही हो गया। तो अगर तो मैं यहाँ से लेता हूँ, देखो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है। सही हो गया। तो 1 2 3 4 ये एक्सपेंड हो रही है ओवर फोर बॉक्सेस, और मैं पता है कि एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सही है। तो पीरियड क्या होगा इसका? पीरियड या फिर टी, सही है, जो कि हमने फार्मूला में पुट करना है, वो होगा हमारे पास 4, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सही है। यार मैं कैलकुलेटर लेके बैठना फिर भूल गया, एक सेकंड देने में आता। ओके ब्रदर, तो इसका आंसर होगा कैलकुलेट करने के बाद 8 × 10⁻³ सही है। अब इसको हम नॉर्मली फार्मूला के अंदर पुट कर सकते हैं, क्योंकि टी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। एफ हमने फाइंड करना है, एफ इज इक्वल टू 1/t। एफ था हमारे पास, सॉरी एफ तो निकालना है, 1/8 × 10⁻³ और इसका आंसर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक सेकेंड बस देना। 125, और उसका यूनिट फ्रीक्वेंसी का HC 125 हमारे पास आंसर आ गया। 125 तो ऑप्शन में ही नहीं है। शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुई है यार, एक सेकंड देना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने थोड़ा सा मिसगाइड कर दिया आपको। क्रेस्ट से ट्रफ तक पीरियड नहीं होता है। पीरियड असल में ट्रफ से ट्रफ तक होता है, या फिर क्रेस्ट से क्रेस्ट तक होता है।
तो मैंने मिस्टेक यहाँ पर ये किया कि अगर तुम्हें यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पता नहीं। मुझे या तो यहाँ से स्टार्ट करना है, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ट्रफ से ट्रफ तक, या फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है। सो ये ऐसे एक वेव कंप्लीट होती है, और इस ये होता है एक आर्म पीरियड। ये थोड़ा ओ लेवल वाला था, मैं थोड़ा सा भूला हुआ था सब। सॉरी अगेन माय जानीज। सही है। हाँ, अब आप बॉक्सेस काउंट कर लो। सही है। बॉक्सेस आपके होंगे, अगर आप यहाँ से काउंट करो तो ये देखो, एक सेकेंड देना बस। 1 2 3 4। 1 2 3 4। एक और काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड सी मिस्टेक मैंने यहाँ पर ये की हुई है कि यहाँ पर 0.2 लिखना था, और मैंने कैलकुलेटर में 2 लिखा हुआ था, इस वजह से मेरा आंसर ठीक नहीं आया। तो बाकी सारा का सारा प्रोसेस वही वाला सेम है ब्रदर्स। एफ इज इक्वल टू 1/t, और 1/, ये ये नहीं होगा असल में। तो क्या 8, -4 आना था यहाँ पे, मैंने -3 लिखा हुआ था। अब यही वाली पीरियड की वैल्यू आप बस फॉर्मूला के अंदर पुट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 1/8 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to the power -4, आपके पास आ जाएगा 1250 और इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मार्स के ऊपर है, और उसका जो मास, सॉरी, उसका जो मैस है ना, वो है 0.1। अब मैथ्स को आप अर्थ पे ले आओ, मून पे ले आओ, कहीं पे भी ले आओ, मैथ्स उसका सेम रहेगा, लेकिन वेट उसका डिफरेंट होगा। क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एनर्जी पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल पे डिपेंड करता है। सही, यानी उसकी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है उस प्लेनेट की। सही है, और वो हर प्लेनेट की डिफरेंट होती है, मास हमेशा सेम रहेगा। सही है। तो मास उस ऑब्जेक्ट का है 0.1। सही है। और जी की जो वैल्यू है ना अर्थ पे, जी ऑफ अर्थ, वो उन्होंने बता दिया 10 है। सही है, यहाँ पर 10। सही है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने मार्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जी, यानी हमें देखो अर्थ की तो हमें ग्रेविटी पता है, हमने मार्स की ग्रेविटी फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे? इस तरह की सिचुएशन में आप कोशिश किया करो कि आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसकी वर्डिंग को इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लो। अब मेरा इससे मतलब क्या है, देखो, जी ऑफ मार्स, समझ लो इसका आंसर उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कैसे? जी ऑफ मार्स कितना है, ग्रेविटी ऑन मार्स उन्होंने खुद ही बताई हुई है, ग्रेविटी ऑन मार्स है 38% ऑफ 38% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। इट्स वैल्यू ऑन अर्थ कितनी है? 10। इजिली कन्वर्ट हो गया। सही है। जहां पर ऑफ होता है ना, इस तरह के, हर जगह नहीं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में जहां पर ऑफ होता है ना, तो आप ऑफ के बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल सकते हो, यहाँ पर 10 आ गया। और जो और जो ये वाला साइन है परसेंटेज का, इसके बजाय आप 100 लिख सकते हो। सही है। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.8। मैं डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। कोई रीज़न नहीं थी मेरी। एक सेकंड, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये आपका आंसर आता है 3.8। देखो 3.8 जो है ना, ये आपके पास ग्रेविटी है। अभी आपके पास आंसर नहीं आया एमसीक्यू का। एमसीक्यू आंसर निकालने के लिए आपको वेट और मास पता होना चाहिए। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू mg, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। सही है। ग्रेविटी ग्रेविटी तो नहीं कहेंगे इसे, वैसे कहेंगे क्या? आई थिंक ग्रेविटी ही बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं। खैर, अच्छा देखो, और आई थिंक जी जो होता है ग्रेविटी को एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल भी बोलते हैं।
खैर, तो वेट हमने निकालना है। मास हमें पता है ऑब्जेक्ट का 0.1 है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। मल्टीप्लाई बाय मार्स पे इसकी कितनी ग्रेविटी है वो हमने अभी निकाली है, 3.8 है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.38। सही है। और यूनिट याद रखना, 0.38 न्यूटन, न्यूटन आएगा आपके पास। सही हो गया। तो अब स्प्रिंग बैलेंस से जब आप मेजर करोगे तो आपके पास आंसर जो होगा, जो आपके पास मेजरमेंट होगी, वो न्यूटन्स में आएगी। इस वजह से न्यूटन में हमारा आंसर निकला 0.38। तो या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। सही है। ये दो तो हो ही नहीं सकते। ओके हो गया। लीवर बैलेंस के ऊपर जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा केजी के अंदर। सही है। केजी हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 0.1 केजी है। तो आंसर बी हो गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ब्रदर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये तो थोड़ा सा, ये देखो, क्वेश्चन की सिचुएशन ये है कि हमारे पास हमारी तरह का एक बच्चा है जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सही है। और उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 किलो हर्ट्ज। सही है। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि टाइम बेस्ड सेटिंग क्या होनी चाहिए। टाइम बेस्ड की आप डेफिनेशन याद करो, और डेफिनेशन थी कि एक बॉक्स बॉक्स को सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। एक बॉक्स, क्योंकि नॉर्मली सीआरओ के ऊपर जो एक बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। एक बॉक्स या फिर 1 सेंटीमीटर कितने सेकंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। ये हो गई टाइम बेस की डेफिनेशन। तो उन्होंने हमसे पूछी है कि टाइम बेस सेटिंग की डेफिनेशन ही, टाइम बेस सेटिंग कितनी होगी, ऑसिलोस्कोप पे कितनी यूज़ करनी चाहिए। अब याद देखो, अगर आप टाइम बेस सेटिंग को बढ़ा दोगे ना तो आपकी, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे वेव थी, वो फैलना शुरू हो जाएगी। सही है। अगर आप इसको कम कर दोगे तो आपकी ये जो टाइम बेस सेटिंग को कम कर दोगे तो आपकी जो वेव है वो स्क्वीज होना शुरू हो जाएगी, या फिर उर्दू में पिचकना शुरू हो जाएगी, पतली हो जाएगी, या फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। सही है। दो सिनेरियोज होंगे। अब अगर आप किसी भी वेव को शो करना चाहते हो कैथोड ऑसिलोस्कोप के ऊपर, तो करने का पहला तरीका ये होता है कि उस स्क्रीन के ऊपर ना वो वेव पूरी आ जाए। सही है। इतनी ज़्यादा भी सेटिंग ना हो कि वो बिल्कुल ही बड़ी हो जाए और स्क्रीन के ऊपर आए ना, और इतनी ज़्यादा छोटी भी ना हो जाए कि कुछ समझ ही नहीं आए। सही है। एक मोतदिल रहना है आपको, मॉडरेशन। you just gotta take a good consideration towards moderation. Okay। तो अब आपको पूरी के पूरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का तो पता है, लेकिन आपको एक वेव का तो पता होना चाहिए ना। यानी कम से कम एक वेव तो उसके ऊपर नजर आनी चाहिए। सारी की सारी वेव्स तो नहीं नजर आने की जरूरत है ना। सिर्फ एक वेव का आपने स्टडी करना है। इस वजह से आपको एक वेव का टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड आप निकालोगे इस फार्मूला से जो कि हमने अभी यूज़ किया था, फिजिकल टू 1/t। फ्रीक्वेंसी है इसकी 50 के यानी 1000 किलो। सही हो गया। यहाँ पर है देखो, इज इक्वल टू 1/t। टी को उधर ले जाओ, 50 को इधर ले आओ, तो आपके पास आ जाएगा 1/50,000। इसका आंसर आपके पास आएगा 2 × 10⁻⁻⁵। सही है। ये आपके पास इतने सेकंड्स, यानी एक वेव को पास होने में इतने सेकंड लगेंगे। ये 5 लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा। यस। हो गया। आपकी जो टाइम पे सेटिंग होनी चाहिए ना इन चारों में से, वो इससे, यानी कैसे समझाओ यार, यानी वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी जो वेव है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आए। सही हो गया। अब मिली सेकेंड करके देख लेते हैं। पहले तो आपने इन सबको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके पास जो पीरियड है वो भी सेकंड में है, और कंपैरिजन के लिए आपको सारे के सारे सेकंड में आने चाहिए। सही हो गया। तो पहले तो लिख लेते हैं डेकी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। सही है। पिक का होता है 10⁻⁻12, फिर -9, बस थ्री थ्री कम करते जाओ। -3, सॉरी सॉरी, -6, फिर -3। अब सेंटी पे -2 और -1। हमारे पास यहाँ पर मिली है। हमने फोकस करना है मिली को और माइक्रो को, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास बस यही तीन दिए हुए हैं। ए कितना होगा, 50 मिली सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 50
मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -3। बी भी मिली है, तो ये हो जाएगा 1 × 10 raised to the power -3। सी हमारे पास 10 माइक्रो सेकेंड है, सही, क्योंकि माइक्रो का साइन होता है ना। मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power माइक्रो का था -6, सही है। और डी हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय अगेन -6, सही हो गया। और ये सारे सेकंड्स में, अब ये सारे सेकंड्स में कन्वर्ट हो गए। अब आपने इन सब को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, ताकि आपको पता चले कि कौन से टाइम बेस्ड सेटिंग रखोगे कि आपके पास जो आंसर है वो आपको अलाउ करेगा एक पूरी वेव को शो होने का। ना ही वेव बहुत ज़्यादा स्क्वीज होनी चाहिए और ना ही वेव काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होनी चाहिए। जानी गोइंग टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीटिंग की है लेकिन है, देखो इसका आगे का कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अभी मैं सी की बात करता हूँ, सही है। अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 इसके, सही है, अगर 1 सेंटीमीटर इतने के इक्वल है, तो यानी ये जो आपके पास 10 है ना, इस 10 को के जीरो को आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हो। वैसे मुझे पता नहीं है कि ये कैंसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट ठीक है या नहीं, लेकिन अगर आप इस पूरे को अपने कैलकुलेटर के अंदर लिखोगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 1 × 10⁻⁵ यानी 1 सेंटीमीटर जो है, यानी एक बॉक्स इज इक्वल टू इतना, सही है, इतना है। तो अगर तो सिर्फ दो बॉक्सेस के अंदर आपके पास पूरी वेव आ रही है, तो अच्छा नहीं, तो मतलब अच्छी बात है ना एक तरह से, क्योंकि देखो हमारे पास जो आंसर है वो 2 × 10⁻⁵ है। यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁵, सही है। तो अगर आप इसे 2 कर दोगे तो यहाँ पर भी आप 2 कर दोगे, यानी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपके पास 2 × 10⁻⁻⁻ यानी पीरियड पूरा हो गया 2 सेंटीमीटर या फिर दो बॉक्सेस के अंदर आपके पास एक वेव आ रही है ना, तो काफ़ी है यार। इस वजह से आपके पास जो आंसर होगा, इस वजह से आपके पास आंसर सी होगा, क्योंकि देखो ए बी क्रॉस, बी बी क्रॉस और डी बी क्रॉस, क्रॉस इस वजह से क्योंकि इन सब, अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि ए बी और डी के अंदर आपके पास एक कंप्लीट वेव शो नहीं होगी। आपको बस एक ऐसी नॉर्मल टाइम वेव सेटिंग चाहिए जिससे आपके पास वन कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर एक पूरी वेव कम से कम शो हो सके, और वो आपके पास सिर्फ सिर्फ 10 में ही होगी। अगर फॉर एग्जांपल, वैसे इसका एक और तरीका करने का ये था कि क्योंकि मैंने ए बी सी और डी सबको ही कन्वर्ट कर देना सेकंड्स में, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग बाकी सबको, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो इधर आंसर आया था ना, इसको मैं 20 ऐसे भी लिख सकता था माइक्रो सेकंड्स में। यानी मेरे पास जो पीरियड आया था वो अगर सेकंड्स में आया था, तो मैंने बाकी सबको भी, मेरे पास जो आंसर आया था ना, मैं उसको भी माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करके बाकी आंसर्स के साथ कंपेयर कर सकता था, ऐसे भी हो सकता था, सही है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे करता हूँ, अब देखो कि यार डी को जब मैं करूँगा ना 20 और डिवाइडेड बाय 0.5, क्योंकि ये भी माइक्रो सेकेंड्स में पर सेंटीमीटर, तो मेरे पास 40 सेंटीमीटर आएगा, यानी मेरी एक वेव 40 बॉक्सेस के अंदर शो होगी। और आपको पता है कि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस के अंदर सी आर ओज देखे हैं, उनमें से किसी में भी 40 बॉक्सेस तो होते नहीं है। 40 बॉक्सेस तो उसकी लेंथ या फिर उसकी लंबाई तो नहीं होती है ना, फिर हमारे पास पूरी वेव ही शो नहीं होगी। इसी तरह से ए और बी के साथ भी यही प्रॉब्लम है। आप अपने पीरियड को मिली सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद उसे कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट वेव शो नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सी के अंदर शो होती है। इस वजह से सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो जनी क्वेश्चन नंबर 25 है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। हमने बस रीजनेबल एस्टिमेट देना, यानी अंदाज़ा लगाना एक तरह से मैथ्स का, वज़न वज़न नहीं सॉरी मैथ्स का, और स्पीड का ऑफ एन एडल्ट रनिंग। एक एडल्ट हैं, वो भाग रहे हैं, उनकी स्पीड कितनी होगी अल्लाह जानता है, और उनका मैथ्स कितना होगा। यार देखो मैथ्स है ना, जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर मैं 999 कोई बहुत लंबा नंबर भी लिख देता हूँ ना, लेकिन उस सबकी पावर में ज़ीरो कर देता हूँ, उसका आंसर हमेशा वन होगा। इस वजह से 10 रेज़ टू द पावर 0 का आंसर मेरे पास वन होगा। तो 6 पहले तो सिर्फ मास को देख लेते हैं ना, 6 × 1, 6 किलो का तो कोई बंदा नहीं होता है ना, तो ये इस वजह से ये ए तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, डी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। वो इस वजह से क्योंकि ये 6 ×
देखो 6 × 10 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 × 100। और 600 किलो का भी कोई आदमी नहीं होता है। इवन तो अली भाई की पूरी कोशिश है, लेकिन फिर भी नॉर्मली एक नॉर्मल एडल्ट जो कि अली भाई जैसा ना हो उसका तो 600 kg नहीं होता। इस वजह से डी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 60 kg एक नॉर्मल वेट है। सही है। तो ये दो हमारे पास ठीक ऑप्शंस हो सकते हैं। अब या तो आंसर बी होगा या फिर सी होगा। 50 मीटर्स पर सेकेंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, इतना लंबा तो नहीं। एक सेकंड में एक बंदा भाग सकता है ना। लेकिन 5 × 1 यानी 5 मीटर पर सेकेंड तो उसकी स्पीड हो सकती है। इसलिए आई थिंक आंसर बी होगा। मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि ठीक आंसर है या नहीं। बी बिल्कुल ठीक आंसर। एज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर्स, लम्मा अदरिस हादा। मैंने अभी तक ये वाला नहीं पढ़ा हुआ एंगुलर डिफ्लेक्शन वाला। लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपको दिमाग दिया है उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से यार ये जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है ना, एक नॉर्मली आपके पास जो स्केल होता है, फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल के ऊपर जो स्केल होता है, सही है। उस स्केल के ऊपर ये 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सही है। और स्केल के ऊपर यहाँ पर जो ये नीडल होती है, अब ऑब्वियसली ये जो नीडल है ये ऐसे सीधी तो नहीं रहती है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है। आई मीन ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर होती है इधर होती है, सही है। तो इसका एंगल चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल से। इसका एंगल चेंज हो रहा है, यहाँ पर कम था, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पर और ज़्यादा हो गया, सही है। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैंने ये नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक, इस वजह से अब मुझे नहीं पता कि आपने जो है एंगल मेजर करना होता है वो वर्टिकली मेजर करना होता है या फिर हॉरिजॉन्टल से मेजर करना होता है। खैर इतना तो मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि इसका आंसर होगा ए। और वो ए इस वजह से होगा, कॉमन सेंस से। देखो इस ग्राफ को देखते देखते अगर तो कम करंट, सही है, कम करंट पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर करंट कम दिया है लेकिन डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है। एंगुलर डिफ्लेक्शन यहाँ पर ज़्यादा है, करंट कम है, सही है ना। अगर अब यार मुझे कैसे पता चला, देखो मुझे ऐसे पता चला ये ऐसे तो नहीं है ना ग्राफ, ऐसे तो नहीं है, ऐसे है, सही है। और ऐसे होने से हमें एक बात ये पता चलती है कि कम करंट पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है, यानी ऊपर की तरफ ग्राफ थोड़ा सा खिंचा हुआ है, खिंचा 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 हुआ है, पुल्ड पुल हुआ हुआ है, सही है, ऊपर की तरफ, सही है, इट्स पुल्ड अपवर्ड्स। तो इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि कम करंट पे शुरू शुरू में एटलीस्ट शुरू शुरू में कम करंट पर एंगुलर डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है, सही है। यानी अगर आप इस रूल को देखो जो कि मैंने अभी भी बस कॉमन सेंस से लिखा है, लेस करंट और ज़्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि स्केल के ऊपर जो नंबर्स होंगे ना वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर होंगे, सही हो गया। इसके अंदर आपको ऐसा नज़र आ रहा है, देखो शुरू शुरू में नंबर्स आपस से थोड़े थोड़े दूर हैं, इधर पर आकर एंड में आकर थोड़े से करीब हो जाते हैं, शुरू में थोड़े थोड़े दूर हैं, सही है। तो क्या ये ग्राफ को जस्टिफाई कर रहा है? जी ज़रूर कर रहा है। इस वजह से आपका जो आंसर है वो ना ही बी होगा, बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी में तो शुरू शुरू में ही नंबर्स स्केल के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, सही है। और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि डी में भी नंबर शुरू शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। आपको ऐसा स्केल चाहिए जिसमें नंबर्स जो है ना वो शुरू शुरू में ही दूर दूर हों, सही है। तो या तो आंसर ए होगा और इट कैन ईदर बी सी, सही है। या मैं बार बार सही है क्यों बोलता हूँ, सॉरी अब नहीं बोलूँगा। तो इट कैन ईदर बी ए और इट कैन ईदर बी सी। अब इन दोनों में से हमने डिसाइड करना है। एंड में आके अगर आप देखोगे तो कम डिफ्लेक्शन, यानी देखो यहाँ पर आके ना ग्राफ थोड़ा सा स्ट्रेट सा हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट होने से हमें पता ये चलता है कि डिफ्लेक्शन की टेंडेंसी, यानी ऊपर की तरफ ग्राफ खींचना थोड़ा कम हो गया, अब वो सीधा होता जा रहा है, सही है। दोबारा सही है बोल दिया, आई मीन आई मीन उससे ना थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो गया, और हॉरिजॉन्टल होने से हमें पता ये चलता है कि एंगुलर डिफ्लेक्शन कम हो गई है, करंट ज़्यादा जा रहा है, सही है। दोबारा सही है बोल दिया। इन अदर वर्ड्स ग्राफ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो रहा है। आगे हम इमेजिन कर सकते हैं, मैं तो हमें आगे का ग्राफ नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि कम के करंट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि करंट तो एक्स एक्सिस है ना, वो तो यहाँ पर बढ़ता रहेगा। एंगुलर डिफ्लेक्शन कम होते होते हॉरिजॉन्टल हो गया, एंगुलर डिफ्लेक्शन ही होना बंद हो गई है। अब इससे हमें पता ये चलता है कि हमने पुराने वाले रूल का अपोजिट कर देना है। पहले लेस करंट शुरू शुरू में, शुरू शुरू के लिए एक सेकंड रुको, जो मैंने रूल रेड से लिखा हुआ है ना उसे मैं रेड कलर से कनेक्ट कर देता हूँ। रेड
शुरू शुरू वाले हिस्से में क्या हो रहा है, शुरू शुरू वाले पार्ट में कम करंट है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है, यानी नंबर्स फार अपार्ट होंगे। तो ये और ये वाला स्केल तो ठीक है यहाँ तक। इन द लास्ट पार्ट हमें पता ये चलता है कि क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, इस वजह से करंट ज़्यादा मिल रहा है, मोर करंट लेस डिफ्लेक्शन, का मतलब ये है कि नंबर्स जो हैं एक दूसरे के करीब होंगे। इस वजह से ये देखो नंबर्स आपस में करीब हो जाते हैं, इस वजह से आंसर ये है। सी इस वजह से नहीं हो सकता है क्योंकि एंड में नंबर्स दोबारा से फार अपार्ट हो जाते हैं। सही है। और ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी ग्राफ को जस्टिफाई नहीं करता। सो वी नो दैट सी कैन नॉट बी द आंसर। डी तो वैसे ही नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, बच्चा हमारे पास ए है, इस वजह से हमारे पास ए आंसर हो गया। वी आर डूइंग ग्रेट बॉयज, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ देते हैं। क्या कहते हो क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले अटेम्प्ट किया था। पहले तो टाइम बेस्ड सेटिंग हमें बता दी है, वो है मिली का, याद करो। ये होता था ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और आप एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर उन्होंने पर डिवीजन लिखा हुआ है। नॉर्मली वो क्या करते हैं, ऐसे बता देते हैं कि जी एक बॉक्स है, उसकी जो लेंथ है ना वो 1 सेंटीमीटर है दोनों साइड्स पे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको पता है लेंथ और ब्रेथ दोनों साइड सेम होती है, चारों साइड्स पर सेम होती है। तो वो हमें कभी कभार बता देते हैं, इधर सेंटीमीटर लिख देते हैं, पर सेंटीमीटर या फिर पर डिवीजन लिख दें, एक ही बात है, ओके हो गया। अब आपने आपसे पूछी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, फिजिकल टू 1/t। टी निकालने के लिए आप वापस सी आर ओ पे जाओगे और आप ट्रफ से लेकर ट्रफ तक या फिर क्रैश से लेकर क्रैश तक जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दो को ले लेता हूँ, सही है। 1 2 3, 3 तक हो गया। आपको पता है कि एक बॉक्स इतने सेकंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर 3 बॉक्सेस कितने रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। तो अभी नहीं हुआ सही। t इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 बॉक्सेस है ना इन दोनों के दरमियान, मल्टीप्लाइड बाय एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है 5 मिली सेकेंड। मिली के बजाय आप उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख दो, -3 हो गया यहाँ पर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8 सेकेंड। 3 टाइम्स 5 आपके पास आंसर आएगा 0.015। ये आपके पास आंसर आ गया सेकेंड्स। सेकेंड्स। अब आप इजीली इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो ना। 1/0.015, सही है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, oops, मेरा हाथ लग गया था, सॉरी, 66.6666, और पता नहीं अल्टीमेट सिक्सेस। सही हो गया। देखो मेरी बात सुनो। नॉर्मली नॉर्मली जब हमें गिवन होता है वो इस तरह से नहीं होता है, देखो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है। यानी अगर मैंने ट्रफ ली है तो मैंने यहाँ से लिया ना, यहाँ से लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तो पूरा बॉक्स ले लिया। काफ़ी मेस्ड अप हो गई ये जगह, देखो। मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था और मुझे यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए था ना। लेकिन हमें इस बार ये जो ग्राफ है ये एक्यूरेट नहीं दिया हुआ, अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है। सही है। और अब ऑब्वियसली हमारे पास स्केल तो है नहीं, इस वजह से हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस यहाँ से स्टार्ट करने के बजाय मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। इन शॉर्ट कि हमें जो ग्राफ दिया हुआ है ना, सॉरी ग्राफ ने हमारे हमें जो वेव दी हुई है वो एक्यूरेट नहीं है, इस वजह से हमारे पास आंसर भी एक्यूरेट नहीं आएगा। हमें अपना आंसर जो है वो अंदाजा निकालना होगा। सही हो गया। तो अगेन हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। डी भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हमारे पास जो आंसर अप्रॉक्सीमेट नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हमें ये अंदाज़ा ना हो कि 100 से ज़्यादा आएगा, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके हो गया। अब इधर द आंसर कैन बी ए और द आंसर कैन बी बी। देखो ये जो आंसर्स है ना, ए और बी काफ़ी ज़्यादा करीब करीब है। अब हमने डिसाइड करना है कि असल आंसर क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आया, एक्यूरेट आंसर तो हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पर आप ये देखिए डिसाइड करते हो कि कर सकते हो कि आपका जो आंसर है ना किसके ज़्यादा करीब है। आपका आंसर 57 के ज़्यादा करीब है, यानी 66.666 जो है वो, या फिर अगर आप इसे राउंड ऑफ भी कर दो 67 हम लिख लेते हैं, हमारा आंसर फॉर एग्जांपल आया। तो इज 67 नियरर टू 55 और इज 67 नियरर टू 71, किसके ज़्यादा करीब है? ऑब्वियसली 71 के ज़्यादा करीब है ना 61। सही है। तो हमारे पास आंसर जो है, हम एज्यूम करेंगे कि हमारा आंसर 71 है। तो आंसर हमारे पास 71 आ गया। ब्रदर्स क्वेश्चंस तो काफ़ी रहते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, इतने ज़्यादा
अपलोड नहीं होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट।